शुरू करते हैं। पर परागण के लाभ बताइए, सबसे पहला लाभ बताइएगा। पर परागण से लाभ क्या है? अरे ये नोट्स घर पे रखो, ये नोट्स सब लेकर के यहीं आ जा रहा है। हमने उससे थोड़ी बोला देख के बताने के लिए, हम देख रहे हैं ना कि ये नोट्स देना हमारे लिए कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए गलत साबित हो जाएगा। आप पूरी तरीके से निर्भर हो जाएंगे उस पर। संतुष्टि ठीक है, निर्भर मत होइए, आप उसको पढ़िए, आजमाइए अपने आप को। ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश करिए खुद से लिखने का। देखो हम पीडीएफ में क्या होता है कि पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं। ठीक है, अब इन सब का भी पीडीएफ देने लगे तब तो फिर बड़ा प्रॉब्लम होने लगेगा। और हर किसी के पास मोबाइल अवेलेबल नहीं है, ये भी बात एक मायने रखता है। और मोबाइल से कितना आदमी पढ़ता है, मोबाइल में से पढ़ना चालू किया तब तक किसी का व्हाट्सएप का कोई नोटिफिकेशन आया, उसको खोला, चैटिंग मैटिंग उसी में लग गए, हो गया पढ़ाई। समझे? अगर वो कुछ नहीं है तो कुछ रील्स वगैरह देखने लगते हैं। रील्स के तो हम सभी लोग आशिक है, कोई कह के दिखाए कि ना आशिक ना है। और रील्स कब 1 घंटा समय बिता देता है पता चलता है आप लोग को? नहीं। चलो वो सब बात खत्म करते हैं। चलिए, पर परागण के लाभ की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला चीज कि सर यहां पर क्या आते हैं? नए लक्षण आते हैं। सारे लोग इस पे श्योर हैं कि नए लक्षण आएंगे पर परागण से? पक्का? कैसे आएंगे? इसका डीएनए अलग अलग कुछ ऐसा बताइए कि समझ में आए। ठीक है, वो सही जा रहे हैं आप, कुछ सुटेबल तरीके से बताइए, बैठ के बताइए आराम से, कोई समस्या नहीं है, हम खड़े हैं, कम बात थोड़ी है। बताइए। हाँ, पर परागण में नए लक्षण कैसे आएंगे? एक प्रमाण होना चाहिए अपने पास। कहने को तो कह दिया कि नए लक्षण आएंगे। अच्छा, नए लक्षण आएंगे तो उस जीव का, उस जाति का क्या होगा? विकास होगा। नए लक्षण आ रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि सर इसके में क्या आएगा? विभिन्नता आएगा। और विभिन्नता अगर आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा? विकास होगा उस जाति का। एक समय ऐसा आएगा कि नई जाति भी उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है। और हाँ देखो, एक चीज ना हम लोग छोड़े हुए हैं, स्वपरागण के हानि में एक चीज छूटा हुआ है, वो अभी आप ध्यान में रखिएगा कि स्वपरागण की हानि से क्या दिक्कत होता है। जो हानियां आपको बताई थी ना, उसमें एक हानि जरूर ऐड करिएगा, उत्पादकता कम हो जाती है। उत्पादकता समय के अनुसार कम होगी। नहीं, उत्पादकता अलग चीज है, वृद्धि अलग चीज है। उत्पादकता का मतलब क्या होता है कि हर पौधा कुछ ना कुछ उत्पाद बनाता है, हर जीव उत्पाद बनाता है। अब आपको दिखेगा कि सर वो बना क्या रहा है? फल तो नहीं बना रहा, कोई बात नहीं, लकड़ी तो बना रहा है ना। वो लकड़ी क्या है? उत्पाद है। तो अगर कोई पौधा, सोचो कि सर ये इसका पुष्प हो गया, अगर हम पुष्प की बात कर रहे हैं तो पुष्प को ही लेके चलते हैं कि सर ये पुष्प हो गया, पुष्प है तो परागण करेगा, परागण होगा तो निषेचन होगा, निषेचन होगा तो बीज बनेगा, बीज बनेगा तो फल बनेगा। ये सारी कहानी तो है। तो मुख्य रूप से अगर हम कहें कि सर इस पौधे के अंदर बीज बन रहा है, फल बन रहा है, कैसे बनेगा बीज फल? सबसे पहले क्या करेगा? परागण करेगा। कौन से परागण की बात कर रहे हैं? स्वपरागण की। इसकी हानि की बात कर रहे हैं कि इसकी उत्पादकता कम हो जाएगी समय के अनुसार, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा। अभी अगर इस पौधे में बीज, मान लीजिए कि एक पौधे से 100 ग्राम बीज निकल रहा है, आप कहोगे सर कौन सा ऐसा पौधा है जो 100 ग्राम बीज दे देगा? रहर का टहनी देखे हो? रहर का एक जो पौधा होगा उसमें 100 ग्राम दाना आराम से निकल जाएगा। ठीक है। तो अगर वो 100 ग्राम बीज दे रहा है, एग्जाम्पल से समझिएगा, और बार बार सर ये क्या कर रहा है कि स्वपरागण कर रहा है, स्वपरागण कर रहा है, उसके बाद जो बीज बन रहा है कैसे बन रहा है? स्वपरागण से बन रहा है। अभी अगर ये 100 ग्राम दे रहा है ना, फिर उसी बीज को लेकर के आप लगाओ, उसकी अगली पीढ़ी आ जाएगी, फिर उसको लगाओगे, फिर वो क्या करेगा? स्वपरागण करेगा, फिर बीज बनाएगा, फिर उसी बीज से अगली पीढ़ी को लाओ। ऐसा करते करते समय के अनुसार ये घट करके 50 ग्राम हो गया। इसी को कहते हैं उत्पादकता में कमी आना। बात समझे? तो अगर कोई पौधा स्वपरागण करता रहेगा, लगातार करता रहेगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि उसकी उत्पादकता एकदम निम्न हो जाएगी। घर में खेती होती है, तो खेती होती है तो आपने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा, जैसे गेहूं, तो गेहूं क्या करते हैं? गेहूं लगा दिए, गेहूं इस साल फसल बहुत अच्छा हुआ, उसका 1 आध 2 बोरा रख देते हैं।
ठीक है, अगले साल फिर से उसी गेहूं का इस्तेमाल करते हैं, फिर फसल अच्छा हुआ, फिर चलो उसका 1-2 बोरा रख देते हैं, लेकिन 1-2 बार जब उसका फसल निकाल लेते हैं ना, तब उसमें क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। हम लोग लोकल भाषा में ना मने बीघा की बात करते हैं, ठीक है, जैसे 20 मने बीघा, एक मन में 40 किलो होता है, यानी कि 1 बीघा में 20 मन हुआ, यानी कि 20 गुने 40, ठीक है। अगले साल ही वो उत्पादकता 20 मन से जरूर घट जाएगी अगर वो स्वपरागण कर रहा है। हालांकि गेहूं में क्या होता है, स्वपरागण ही होता है, कल ही आपको बताया, क्योंकि गेहूं का पुष्प कैसा होता है, बंद होता है, तो स्वपरागण ही करेगा। अब उस गेहूं को ना अब हटा देंगे, कोई दूसरा बीज लेकर के आएंगे जिसमें अच्छी उन्नत क्वालिटी हो, बात समझे। तो स्वपरागण में एक लाइन याद रखिएगा, उत्पादकता कम होती है, ठीक है। चलो बाकी हम पढ़ क्या रहे हैं, चलिए पर परागण की हानियां पढ़ रहे हैं, सॉरी लाभ पढ़ रहे हैं। तो लाभ में हमने क्या देखा कि सर नए लक्षण आएंगे, सवाल है अभी भी कैसे 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 आखिर नए लक्षण क्यों आ जा रहे हैं भाई, क्या हो रहा है इसमें। बिल्कुल, देखिए होता क्या है, एक पौधा है हमारे पास, एक और पौधा है। अच्छा एक बात बताओ, 2 दोस्त थे, ठीक है, एक थोड़ा सा कमजोर है और एक थोड़ा सा बेहतर है पढ़ने में, ठीक है। दोनों अगर एक साथ एग्जाम दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो दोनों मॉडरेट तरीके से अच्छे नंबर ला देंगे, क्योंकि दूसरा उसके क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। दोनों तेज है तो और बेहतर नंबर आएगा, यानी कि सर 2 अच्छे मिलेंगे तो और अच्छा होगा, एक अच्छा एक खराब मिलेगा तो कम से कम खराब का मेंटेनेंस कर देगा वो अच्छा वाला, और दोनों खराब मिल जाएंगे तो सर पूरी खराब हो जाएगा। समझ में आ गया। इस तरीके से समझिएगा कि सर ये पौधा भी अच्छे लक्षण वाला है और ये पौधा भी अच्छे लक्षण वाला है, दोनों के अंदर अच्छे अच्छे लक्षण मिल रहे हैं, ठीक है। अगर ये स्वयं पे बार बार क्या करता रहेगा, स्वपरागण करता रहेगा, तो इसकी उत्पादकता घट जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि सर यहां से यहां परागण हुआ है, इसका मतलब कौन सा परागण हुआ है, पर परागण। अब यहां से सर नर युग्मक गया, यहां पे मादा युग्मक था, मादा युग्मक में क्या है, अच्छे लक्षण है, नर युग्मक में भी क्या होंगे, अच्छे लक्षण होंगे। सर यहां से जो इसकी, ये दोनों को हम कह देते हैं F1, है ना, ये दोनों कौन है, F1 है, इनके मिलने से कौन आएगा, F2 आएगा। बताओ F2 बेहतर होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है। अच्छा दूसरी चीज कि सर इसमें जो अच्छे अच्छे लक्षण थे, इसमें जो अच्छे अच्छे लक्षण हैं, ये दोनों अपने आप में लक्षण अलग अलग होंगे, बात समझे। आपके अंदर अच्छे लक्षण है बिल्कुल, मेरे अंदर भी अच्छे लक्षण है बिल्कुल, लेकिन आपके लक्षण और मेरे लक्षण में अंतर तो होगा, ठीक है। ये मान लीजिए कि सर इसका फल क्या हो रहा है, बड़ा है इसका फल, चलो एक लक्षण ले लेते हैं कि इसका जो फल बन रहा है वो साइज में कैसा है, बड़ा है, ठीक है। इसका जो फल है वो साइज में छोटा है लेकिन स्वादिष्ट, ठीक है। चलो फल क्या है इसका, मीठा है, ठीक है, और इसका फल जो है साइज में छोटा है, और इसको कह दिया कि सर इसका फल बड़ा जरूर है लेकिन स्वाद में मीठा नहीं है। चलो अब क्या होगा कि सर दोनों को हमने मिक्स करा दिया, कौन सा परागण करा दिया, पर परागण। इसका जो F2 आएगा ना सर, ये दोनों लक्षण दिखाई देगा, साइज भी बड़ा हो जाएगा, स्वादिष्ट भी हो जाएगा। बोलो नए लक्षण आए कि नहीं आए ना। चलो तो यही चीज होता है यहाँ पे कि जब भी हम पर परागण कराते हैं तो पर परागण में सर एक ही जाति के 2 अलग अलग पौधे पर परागण हो रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है, अलग अलग लक्षण मिल रहे हैं। उस पीढ़ी से जो नई पीढ़ी आती है ना, उस नई पीढ़ी में दोनों पीढ़ियों के लक्षण एक साथ जाते हैं, जिस कारण से कहीं ना कहीं क्या आ जाती है, नए लक्षण आ जाती है, या फिर मैं क्या कहूंगा, विभिन्नता कहूंगा, बात समझे। चलो अब अगर विभिन्नता आएगा तो उस जाति का क्या होगा, विकास होगा। जैसे जैसे नए नए लक्षण आते जाएंगे उससे आगे चलकर एक नई जाति का निर्माण होगा। और कोई फायदा है क्या, और कोई लाभ, ये तो हो गया कि सर नए लक्षण आएंगे, विभिन्नता आएगी, विकास होगा, नई जाति आएगी, तो लाभ हानि में चला जाएगा ना। अभी लाभ पूछ रहे हैं, अरे तो सब तो हानि में चला जाएगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, वो सब हानि में हो जाएगा, वो सब हानि में बात करेंगे। अभी लाभ की बात करते हैं, क्या लाभ है। अरे सोचो ना कि आप पर परागण कर रहे हो तो आपको क्या फायदा होगा। एक तो सर नया लक्षण हो गया, नए लक्षण की बात करेंगे तो 4 को पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। और कुछ, अरे बुढ़वा की सब कठिनाई तो उसके लॉस में चला जाएगा ना, वो सब उसके हानि में चला जाएगा। उत्पादकता बढ़ेगी, बिल्कुल उत्पादकता बढ़ेगी,
उत्पादकता बढ़ेगी। अब बोलो कैसे बढ़ेगी? देखो अभी अभी यहीं पे देखा था ना कि सर फल यहाँ पे बड़ा था, स्वाद उसका अच्छा नहीं था, फल वहां छोटा था, स्वाद उसका अच्छा था, नए लक्षण आए, उत्पादकता बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ गई ना। चलो एक तरीके से ये हो गया। एक और तरीका क्या है कि सर इस पौधे में, चलो अगर मैं फल की बात कर रहा हूं, चलो ये आम का पौधा है, ठीक है। अब इस आम के पौधे में ना पूरे पेड़ में 5 ही लग रहे हैं, पूरे पेड़ में 5 ही आम दिख रहे हैं, ठीक है। 50 कर देते हैं सर, पूरे पेड़ में 50 आम दिख रहे हैं, ठीक है। यहां पे पूरे पेड़ में 5 ही आम दिख रहे हैं, ठीक। हम क्या करें सर, यहाँ पे फल मीठा है, छोटा है, वहां पे फल काफी ज्यादा बड़ा है मगर स्वाद में नहीं है, लेकिन संख्या में ज्यादा है। अब क्या कर देंगे सर, इन दोनों का संकरण करा दिया। अब अगर जो अगला पीढ़ी आ रहा है और अगर वो मीठा वाला पैदा हो रहा है फल, तो वो तो कहीं ना कहीं इसका पीढ़ी हो गया ना। हालांकि दोनों के लक्षण है उसमें, लेकिन इसका पीढ़ी हो गया। पहले कितना पैदा करता था, अब कितना पैदा करेगा? उत्पादकता बढ़ी कि नहीं बढ़ी? समझे? तो यहां पर हाँ 55 कर दो। हमने संख्या बताया नहीं ना, बस एक अनुमान लेके चल रहे हैं कि अगर परपरागण होगा तो उत्पादकता बढ़ेगी, क्योंकि नए नए लक्षण आते रहेंगे तो उत्पादकता पर असर नहीं आएगा, उल्टा उत्पादकता बढ़ जाएगी। और बताओ, उत्पादकता बढ़ा दिया और उसकी उस पादप की क्षमता बढ़ेगी। अब कहो सर क्षमता कैसे बढ़ जाएगी? हाउ इज पॉसिबल? क्षमता कैसे बढ़ेगी? देखो एक हमारे पास आम का पेड़ है और इस आम के पेड़ की बात करें ना, सुनना ध्यान से कि सर इसमें फल लग रहा है, वो फल काफी ज्यादा बड़ा है, वो फल मीठा भी है, लेकिन एक कमी है इस पौधे में। कमी क्या है कि ये जो आम का पौधा है ना, इसकी टहनियां कमजोर हैं। अच्छा एक और फायदा दिखा, इसमें एक और लक्षण दिखा देते हैं कि इसमें जो फल लग रहा है वो संख्या में भी बहुत ज्यादा लग रहा है। जैसे ही ज्यादा आम लग रहे हैं उसकी टहनियों पर वजन पड़ रहा है और उसकी टहनियां टूट जा रही हैं। अब क्या करें? कोई नहीं, हम इसी आम के पौधे की एक ऐसी जाति खोजेंगे जो ताकतवर है। अब सर ताकतवर कैसे होगा? ये आम का पौधा हमारे आंगन में है, ठीक है। तो आंगन में है तो ये हमारे हिसाब से ढल गया है, क्योंकि हमने समय समय पे इसको पानी दिया है, समय समय पे खाद दिया है ना। तो ये उसके लिए आश्रित हो चुका है। हम क्या करेंगे, एक जंगली आम के पौधे को लेंगे। अब बताओ कि जंगली आम के पौधे को के गया है पानी देने? कोई नहीं। कौन गया है उसको ज्यादा धूप लग रहा है तो उसको छांव देने? कोई नहीं। ऐसा कुछ भी उसको दिया गया है क्या? दोनों में मजबूत कौन होगा? जंगली वाला। बात समझ में आ गया? अब क्या करा देंगे सर, यहां से यहां पर परागण करा देंगे क्या? या तो इसका परागण लाके उधर या उसका परागण इधर, कुल मिला जुला करके क्या करा देंगे? और परागण। अगर हमने इनको बोल दिया F1, क्या हुआ? अगर इनको कह दिया हमने F1 पीढ़ी, इनके पर परागण से अगली पीढ़ी आएगी, क्या कहलाएगी? अब सोचो F2 में क्या ये दोनों लक्षण जाएंगे? सर संख्या बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, आम बड़ा होगा, मीठा होगा, और ये जो आम कमजोर था ये मजबूत। क्या इसकी क्षमता बढ़ा दी क्या? ठीक है। तो सर अलग अलग लोगों का अगर समायोजन कराओगे ना तो दोनों की क्षमता आएगी साथ में, ठीक है। और अगर स्वपरागण होगा, सोचो कि सर ये कमजोर था, भले इतना अच्छा अच्छा लक्षण था लेकिन ये कमजोर था, स्वपरागण करेगा तो क्या इसकी क्षमता बढ़ेगी? कभी नहीं बढ़ेगी। ये क्षमता कब बढ़ेगा? जब इसका पर परागण होगा तब। क्या हुआ? जो डाउट लग रहा है वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। सर ये मानव जाति पे भी लागू होती है? 100% लागू होता है। ये हर उन लोगों पे लागू होता है, हर जीवों पे लागू होता है जो लैंगिक जनन करते हैं, ठीक है। यह कारण है कि हम लोग प्योर 100% अपने माता पिता से मैच नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर क्या आया है? विभिन्नता आया है। इस चीज को अगर समझना होगा तो सिंपल सा समझो, एगो शरबत बना लो। कई बार आप लोग को एग्जांपल दिया, एक गिलास पानी लो, उसमें खाली चीनी घोलो, कैसा स्वाद आएगा? मीठा। एक गिलास पानी लो, उसमें खाली नमक घोलो, कैसा आएगा? नमकीन। एक गिलास और पानी लो, उसमें नींबू डालो, कैसा आएगा? खट्टा। एक गिलास ऐसा पानी लो, उसमें चीनी डालो, नमक डालो, नींबू डालो, तीनों स्वाद आएगा। एगो चौथा भी स्वाद आएगा मिक्सचर का, कड़वा नहीं आएगा बुड़बक। एगो चौथा स्वाद आएगा उन तीनों का मिक्सचर स्वाद।
आप समझे? तो यही होता है कि जब दो लोगों से इधर 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 जब दो लोगों के मिश्रण से कोई नया पीढ़ी आ रहा है तो पहले वाले का लक्षण दिखेगा, दूसरे वाले का लक्षण दिखेगा और दोनों का मिक्स लक्षण भी दिखाई देगा। तो वही मिक्स लक्षण क्या लेकर आता है? विभिन्नता। मेरे अंदर पिताजी का लक्षण है, हाँ है, माताजी का भी लक्षण है, उन दोनों का मिक्स लक्षण मेरे अंदर क्या लेकर आएगा? विभिन्नता। क्लियर? चलो ऐसा भी तो हो सकता है अच्छा लक्षण ना है। हाँ होता है, बात करेंगे कि सर लक्षण दो प्रकार के होते हैं, प्रभावी होते हैं, अप्रभावी होते हैं। हमारी मम्मी गोरी है, पिताजी भी गोरे हैं, हम कैसे सांवले हो गए? बात समझे? तो जाहिर सी बात है कि लक्षण क्या होते हैं सर? दो प्रकार के, प्रभावी अप्रभावी। कोई जरूरी नहीं है कि सब कुछ सही है तो अगला पीढ़ी भी सही होगा, नहीं, ये तो संभावना होती है। ठीक है, तो उस पे आएंगे, बात करेंगे। वो आनुवांशिकता का जब चैप्टर आएगा ग्रेगर्स और मेंडल का, तो वहां पे बात करेंगे कि कोई जरूरी नहीं है कि माता पिता गोरे हैं तो अगला बच्चा भी गोरा होगा, वो संभावना होती है। ठीक है, और कितनी प्रतिशत की संभावना होती है वो भी आएगा वहां पे, कि कितना प्रतिशत चांसेस है कि इस तरीके के बच्चे पैदा होंगे। समझे? तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। फिलहाल यहाँ पे बात समझ में आ रहा है क्या क्या लाभ हुआ? कि सर उत्पादकता बढ़ा दी हमने, नए लक्षण ला दिए, नए प्रजाति आएंगी, उनका विकास होगा, ये सब कुछ हो गया। उत्पादकता बढ़ा दिया अपने, क्षमता बढ़ा दी। ठीक है, ये सब क्या हो गए इसके लाभ। चले हानि पे, चलिए हानि की बात करते हैं कि सर अगर पर परागण होगा तो हानि क्या क्या होगी। चलो पहला हानि बताओ खुद से। मकरंद निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सर, इस पौधे को, इस पुष्प को बिल्कुल मकरंद बनाना पड़ेगा। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा पराग कण बनाने पड़ेंगे, पराग कण ज्यादा बनाना पड़ेगा, मकरंद ज्यादा बनाना पड़ेगा। ठीक है, उस पुष्प को चटकीला होना पड़ेगा भैया, चमकेगा नहीं। अगर पुष्प रंग बिरंगा नहीं दिखाई देगा तो पर परागण कराने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? वाहक की, है ना, या उसी को क्या बोलते हैं? माध्यम। कि सर किसी ना किसी वाहक की जरूरत पड़ेगी जो इसके परागकण को ले जाएगा। जैसे कोई कीड़ा, कोई तितली, अब वो तितली और कीड़ा क्या कहलाएगा? वाहक कहलाएगा या तो माध्यम कहलाएगा। अब सोचो कोई तितली किसी पुष्प पर क्यों जाएगी? जब तक उसके अंदर मकरंद नहीं होगा, मकरंद का मतलब रस, जब तक उस पुष्प के अंदर रस नहीं होगा कोई तितली नहीं जाएगी। जब तक उसके परागकण ज्यादा नहीं होंगे तब तक भाई उसको लंबी दूरी तय करनी है। पर परागण का मतलब एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाना है, तो ज्यादा से ज्यादा बनाना पड़ेगा परागकण, ये इसका नुकसान है। उस पुष्प को क्या होना पड़ेगा सर? चटकीला होना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा रंग बिरंगा दिखाना पड़ेगा अपने आप को, मेहनत करना पड़ेगा बहुत ज्यादा पुष्प को। उसके बाद भाई वाहक की भी जरूरत पड़ेगी। कोई जरूरी नहीं है कि सही समय पर, सही समय पर कोई वाहक या कोई माध्यम मिल जाए, कोई जरूरी थोड़े है। मान लो परागकण बन गया, परागकोश फट गया, कोई तितली नहीं है, कोई कीड़ा ही नहीं है। हवा तो लेके जाएगा, लेकिन हवा के द्वारा, चलो लिख देते हैं कि सर अगर हवा के द्वारा क्या हो रहा है? परागण हो रहा है। अगर हवा के द्वारा जो परागण, एक बात नहीं, हवा के द्वारा जब परागण होता है ना, परागण होता है तो संभावना बहुत कम होती है परागण की। समझे? हवा के द्वारा जब परागण होगा तो संभावना बहुत कम होती है। सोचो हवा चला, क्या गारंटी है कि वो हवा परागकण को ले जाकर स्त्री के सर पर ही छोड़ेगा? कोई गारंटी है क्या? नहीं ना। तो सबसे कम चांस होता है हवा के द्वारा परागण होने का। बात समझे? हाँ, कीट के द्वारा ज्यादा संभावना है, क्योंकि एक जगह एक फूल पे कीट बैठेगा, उड़ के दूसरे पुष्प पे ही जाके बैठेगा। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा चांसेस है कि यहां से परागकण उठा के कहीं और लेके जाना। जब बात जरूरी नहीं है, संभावना ज्यादा है। ठीक है, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाएंगे तो मरने की संभावना ज्यादा है ना। हेलमेट के साथ गाड़ी चलाएंगे तो मरने की संभावना कम है। कोई जरूरी नहीं है कि हेलमेट चला के जाएंगे तो बच जाएंगे, वो पिछली हो जाता है। मतलब हेलमेट लगा के जाएंगे तो क्या जरूरी, क्या गारंटी है कि बच जाएंगे? नहीं। तब ये तो संभावना की बात कर रहे हैं ना, समझे? ये क्या चालू हो गया हो? उसको कह के आएगा थोड़ा सा रुक जाता।
चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या हानि बताइए। हाँ लिख दो, इसमें क्या है, कठिनाइयां क्या है, ज्यादा है। हाँ लिखना आराम से, हमने जितना समझाना था समझा दिया। हाँ क्या होने की, हाँ बिल्कुल। चलिए अब हम लोग अगला जो टॉपिक है हम लोग का, ये बंद नहीं करेगा का जी, बोला तो है बेचारा कि बंद करते रहे सर। अच्छा देखिए एक जरा बात समझिएगा, यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि ये कौन है, जिनको नहीं पता है ध्यान में रखिएगा, ये सिंबल नर को बताता है इस तरीके से, और ये वाला मादा को। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि सर नर शरीर से नर युग्मक, मादा शरीर से मादा युग्मक, इनको कह देते हैं F1 पीढ़ी, इनसे क्या बन जाएगा। चलो यहां तक की बात एकदम क्लियर है। अब होता क्या है कि इस प्रक्रिया को क्या नाम देते हैं, बोला था ना काफी समझदार है। चलो अब सुनो, इस प्रक्रिया को नाम क्या दिया सर, यहां से यहां, सुना सर, यहां से यहां नर युग्मक को उठाया, आगे भेज दिया, उस प्रक्रिया को क्या नाम दिया, परागण। अगर अपने पे ही गिरा तो स्वपरागण, दूसरे पे जाके गिरा तो परपरागण। सर स्वपरागण परपरागण, स्वपरागण में कोई वाहक नहीं चाहिए, परपरागण में कोई वाहक चाहिए, वो भी देख चुके। अब यहाँ पे जो परिस्थिति आ रही है कि सर इन दोनों का मिलना, ठीक है, दो अलग अलग जीवों का, दो अलग अलग युग्मकों का एक साथ मिलना, अगले पीढ़ी का आना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, नहीं, संकरण कहलाता है। ठीक है, निषेचन, एक मिनट, निषेचन ही है सर, दो युग्मक मिलेंगे, निषेचन होगा, युग्मनज बनेगा। ठीक है, इसी प्रक्रिया को नाम देते हैं क्या, संकरण। बस समझ गया, या तो आप निषेचन कह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसी निषेचन को क्या नाम देते हैं हम लोग, संकरण बोलते हैं, उपनाम कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये संकरण सुनना ध्यान से, अगर ये संकरण बिना मनुष्यों के सहयोग के हो रहा है तब तो क्या बोलेंगे, प्राकृतिक। जैसे स्वपरागण परपरागण, इसमें मनुष्य का कोई रोल है क्या, सर स्वपरागण कहीं ना कहीं खुद से हो जा रहा है, परपरागण भी कीट वगैरह कर दे रहे हैं, क्या इसमें मनुष्य का कोई रोल है, नहीं, तो वो सारे के सारे संकरण क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक। अब ऐसे मनुष्य का दिमाग है ना कि क्या कहोगे। हाँ, अब मनुष्य क्या करता है, कृत्रिम तरीके से संकर कराता है, तो उसको बोलते हैं संकरीकरण, कृत्रिम संकरीकरण। अब पहला तो सवाल ये उठता है कि सर मनुष्य को संकरीकरण कराने की क्या जरूरत पड़ गई, आखिर मनुष्य को संकरीकरण कराना ही क्यों है। सर कुछ ऐसे लक्षण लाने हैं जो हम चाहते हैं कि वो आए। अच्छा तनिक सोच के एक बात बताओ बाबू, कि अगर तरबूज खा रहे हो, मजा आता तरबूज खाने में, ललमी लाल वाला, ठीक है, अच्छा आंख बंद करके खाओगे क्या उसको, नहीं, बिया बहुत ज्यादा है, ऐसा ललमी अगर मिल जाए जाना में बिये ना होता, खाया कभी ऐसा, मजा आता है बिना बिया वाला खाने में, होता है, होता है, बताएंगे, वो चीज पॉसिबल है कृत्रिम संकरीकरण से। कैसे पॉसिबल है वो भी आएगा इसी चैप्टर में, बिना बीज के फल की भी बात करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं फल जो कि नॉर्मल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से बिना बीज के होते हैं, जैसे अंगूर, केला। आप कहोगे सर अंगूर में बीज है, बीज नहीं है अंगूर में, कल ही आप बात कर रहे थे ना, अंगूर में बीज नहीं होता है, केले में बीज नहीं होता है। चलो ठीक है, ये तो सर नेचुरल हो गया, ये तो ऑटोमेटिक बिना बीज का बन रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे फल होते हैं जिसको हम लोग तैयार करते हैं बिना बीज का, नहीं होता है, जंगली आपने उठा लिया। ठीक है, कुछ ऐसे अंगूर होते हैं जिनमें बीज होते हैं। एक मिनट सुनो, आप सभी यहाँ पे अच्छे, दो चार को उदंड है तो क्या कहते हैं, सारे उदंड है, फिर पूरे अंगूर प्रजाति को काहे बदनाम करना, अगर एक आध दो प्रजाति में बीज मिल रहा है तो मोस्टली हम क्या कहते हैं कि अंगूर में बीज नहीं होता है, किसी किसी प्रजातियों को छोड़ करके।
ठीक है, अब क्लियर हुआ? चलो अब आगे बढ़े। चलो कृत्रिम संकरीकरण को पहले समझते हैं कि सर हमने क्यों किया कृत्रिम संकरीकरण। तो अपने हिसाब से पहले ये बताइए कि कृत्रिम संकरीकरण क्या है। सर संकर की वो प्रक्रिया जिसमें मनुष्यों का योगदान हो, वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? कृत्रिम संकरीकरण। ठीक है, फिर अगला सवाल आता है कि क्यों करना है कृत्रिम संकरीकरण। तो अपने मन मुताबिक अगले पीढ़ी में लक्षणों के निवेश के लिए, निवेश समझ रहे हो, मतलब लाना, अपने मन मुताबिक अगले पीढ़ी में नए लक्षणों के निवेश के लिए कृत्रिम संकरीकरण किया जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल आपको बताया था कि सर आम बड़ा था, स्वाद में मीठा नहीं था। ठीक है, उसी आम का देखो यहाँ पे फूल है। हाँ कहाँ है? मुझे नहीं लगता है। चलो देखो यहाँ पे सर, यहाँ पर इसका पुंकेसर ये इस तरीके से, ठीक है, दल बाह्य दल सब दिखा देते हैं। चलो अब समझना क्या करना है हमें कि सर ये जो फूल निषेचन कर रहा है, संकरीकरण कर ले रहा है, तो दिक्कत क्या आ रहा है कि सर इसका फल जो है वो फल बड़ा तो बन रहा है लेकिन स्वाद में मीठा नहीं हो रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं भाई? तो कृत्रिम संकरीकरण कराने के लिए पहला लाइन तो बता दिया ना कि नए लक्षणों के निवेश के लिए क्या कराते हैं? कृत्रिम संकरीकरण कराते हैं। ठीक है, या तो इसी को ना बदल के कहो, लक्षणों के सुधार के लिए कृत्रिम संकरीकरण कराया जाता है। इसका लक्षण सुधार सकते हैं क्या हम लोग? हाँ सर, ये मीठा नहीं है, हम इसको मीठा कर सकते हैं। तो वही क्या कर रहे हैं हम लोग, या तो नए लक्षण डाल रहे हैं या तो उसके खराब लक्षण को सुधार रहे हैं। हो सकता है ना, दोनों लाइन आप लेके कह सकते हो। अब क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम ऐसे परागकण खोजेंगे, ऐसा पौधा खोजेंगे जिसका फल बड़ा है कि नहीं है उसे मतलब नहीं है, लेकिन फल काफी मीठा होना चाहिए। ऐसे पौधे को खोजा, पता चला कि हमारा ये जो आम का पेड़ है ये कुदरा में है, और ऐसा ही जाति का, सेम जाति का, क्योंकि जाति होनी चाहिए अच्छी, है ना, जाति सेम होनी चाहिए, इस बात का भी पता है, तभी तो परागण होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। हमने पता करते करते पता चला कि सर मुजफ्फरपुर में सेम प्रजाति है मेरे आम के पेड़ का। अब भाई देखो, ऐसा कौन करेगा जिसके घर पे एगो पेड़ है? वो करेगा जो पूरा आम का खेती कर रखा है, वो करेगा। हमने आम का खेती कर रखा है, बड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन स्वाद उसका मीठा नहीं है। बहुत पता किया तो पता चला कि मुजफ्फरपुर में सेम प्रजाति है और उसका फल छोटा भले है लेकिन स्वाद काफी ज्यादा मीठा है। ठीक है, अब ये हमारे पौधे में दोष है ना, इसके लक्षण को सुधार करना है या तो नया लक्षण इसमें डालना है। अब हम बुरिया बिस्तरा उठाए, व्यवस्था लिया, चले गए परागकण लाने के लिए, उसका नहीं, गलत हो जाएगा। परागकण कैसे आएगा? अरे बुड़बा कहीं का, निम्न तापीय संरक्षण पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? पढ़ा है ना? तो ला सकते हैं ना। जिनको नहीं पता है याद रखिएगा, निम्न तापीय संरक्षण का मतलब कि जब हमको युग्मकों को इधर उधर करना होता है, लाना ले जाना होता है, उसको निष्क्रिय करके ले जाते हैं। निष्क्रिय कैसे कर सकते हैं? -196 डिग्री सेल्सियस पर। ऐसा कैसे किया जा सकता है? फ्रिज का भी इतना तापमान नहीं होता है, उसको लिक्विड नाइट्रोजन में डाल करके जहां ले जाना होगा लाएंगे, ले जाएंगे, 2-4 साल 10 साल 20 साल रखना होगा तब भी रह जाएगा। ठीक है ना? चलो तो जाएंगे वहां से लेकर के आएंगे, लेकिन जाने से पहले कुछ तरीका सही करके जाएंगे। हमको पता है कि सर हम जाएंगे उधर, पता चलेगी अपने में परागण कर लिया, तब हो सकता है ना ऐसा कि हम गए परागण लाने के लिए, ये ने अपने में स्व परागण कर लिया, तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे सर? हाँ ठीक है, तो 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो इस पुंकेसर को काट के हटा देंगे। अरे रुको सर, केवल पुंकेसर काट के हटाने से नहीं होगा, इसका तो काट दिया, कहीं दूसरे से आ गया परागण, तब मेरा वाला अच्छा वाला परागण कहाँ है? मुजफ्फरपुर में, समझा? तो सबसे पहला हमने क्या काम किया बाबू? पुंकेसर को काट दिया ना। इस प्रक्रिया को बोलते हैं विपुंसन। ठीक है, सबसे पहले क्या किया हमने? पुंकेसर को काट दिया, पुंकेसर को हटा दिया, साफ साफ हटा दिया। ठीक है, अब सर अभी भी डाउट है, तब क्या करेंगे? इसको ढक के जाएंगे, इस पूरे स्त्री केसर को ऐसे ढक देंगे। ठीक है,
ढकेंगे कैसे? तो बहुत सारी ऐसी प्लास्टिक्स हैं जिसको ढक सकते हैं, नॉर्मल प्लास्टिक से भी आप ढक सकते हैं, क्योंकि परागकण इतना तेज नहीं है कि इसे स्त्री केसर है उसे प्लास्टिक से ढका लेते, इसे नीचे से आगे चला जाए ऐसा संभव नहीं है, ठीक है? तो इतना नॉलेज नहीं है उसको, तो ऐसे नॉर्मल केवल प्लास्टिक डाल दो उस पे, काम हो जाएगा। बटर पेपर आता है, बटर पेपर लगा सकते हो। किसी भी तरीके से क्या करना है हमको, इसको ढकना है स्त्री केसर को। देखो दूसरे केस में आपने क्या किया सर, स्त्री केसर को बिल्कुल यहां ध्यान दीजिएगा कि सर आपने क्या किया था, पुंकेसर को हटाया था, काट दिया था, क्या नाम दिया, विपुंसन। यहां पर स्त्री केसर को ढक दिया, इसका भी नाम होगा ना, थैलीकरण बोलते हैं, या तो सीधा सीधा इसका नाम है बोरा वस्त्रा वर्ण। नाम भले ऐसा लग रहा है कि सर इसको बोरा पहनाया जा रहा है, उससे मतलब नहीं है, बस बड़ी हंसता है सब, बोरा वस्त्रा वर्ण, ठीक है, हो गया। अब जा सकते हैं मुजफ्फरपुर, गए, परागकण ले आएंगे, उसमें अच्छे वाले लक्षण होंगे, और जब ले करके आएंगे उस समय ये जो बुरा वस्त्रावरण हमने किया है इसको क्या करेंगे, और अच्छा वाला परागकण इसके स्त्री केसर पे डाल देंगे, अब फिर से वापस इसको ढक देंगे। पता चले कि हमने अपना परागकण डाला है, और जैसे ही डाल के खुला छोड़ के चल गए, दूसरा वाला परागकण आया, हमारा वाला परागकण निषेचन नहीं करा पाया, वह निषेचन करा दिया, तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो तुरंत इस पे परागकण डालने के बाद वापस क्या कर देंगे, इसको ढक देंगे। उसमें बहुत सारे परागकण जा सकते हैं। हाँ, अगर खुला रहेगा तो बाबू कोई भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना कि आपने खुद से देखा होगा कि पढ़ने वाले फेल हो जाते हैं, ना पढ़ने वाले टॉप हो जाते हैं, तो चांसेस कुछ भी हो सकते हैं। तो सर क्या किया, पहला विपुंसन, पहला तो ये कृत्रिम संकरीकरण क्या है, यदि परागण या अगले पीढ़ी को लाने की क्रियाकलाप जो है मनुष्यों के द्वारा की जा रही है तो क्या कहलाएगा, कृत्रिम संकरीकरण। फिर सवाल कि सर क्यों करना है, तो अगले पीढ़ी में नए लक्षणों के निवेश के लिए, या उस पीढ़ी में नए लक्षणों को सुधार के लिए, या खराब लक्षणों के सुधार के लिए क्या करेंगे, कृत्रिम संकरीकरण करेंगे। फिर आता है तीसरा सवाल, सर कैसे करते, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला स्टेप सर विपुंसन करेंगे, उसके बाद बोरा वस्त्रावरण करेंगे। विपुंसन का मतलब पुंकेसर को काट देना, बोरा वस्त्रावरण का मतलब स्त्री केसर को ढक देना। उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, अपने अनुसार परागकणों को डालते हैं, ठीक है, परागण कराते हैं, और चौथे नंबर पे वापस क्या करते हैं, बोरा वस्त्रावरण कर देते हैं। और जब इतना कुछ हो जाएगा, परागण हो जाएगा, अब निषेचन होने के बाद जो पीढ़ी बनेगी आपके मन मुताबिक बनेगी। बोलो यहां तक में कोई डाउट आ रहा है क्या, कोई दिक्कत नहीं है? चलो, इसको बैगिंग भी बोलते हैं, थैली लगाना बोलते हैं, बोरा वस्त्रावरण बोलते हैं, बहुत सारे इसको नाम दिए जाते हैं। यहां तक की कहानी हो गई। अब चलते हैं निषेचन के तरफ। आगे बढ़े, फिर नोट्स निकाल लिया सब। यहां तक में जिनको समस्या है बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है सभी को, पक्का ना? मुंडी झुका लिए जी, आपसे कुछ सवाल पूछ रहे थे। नहीं तू बैठ जा, कुछ पूछना है पूछो। नहीं खराब होगा, क्योंकि पूरा बांधेंगे थोड़ी, उसको हवा भी देंगे ना, हवा जाना चाहिए ना। एक मिनट बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? ऐसे भी तो करते हैं, हवा से उड़ जाए। देखिए लॉजिक कुछ ऐसा नहीं लगाना। वैसे अगर सोचेंगे तो ट्रेन में बैठे हैं कभी, ठीक है, सभी लोग ट्रेन में बैठे होंगे, ठीक। अगर ये सोचते कि ट्रेन जो है 3 अंगुरी के पटरी पे चलता है, गिरल तो पूरा गांव साफ, नेगेटिव नहीं बनना चाहिए, ठीक है। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ठीक। अब सवाल, ज्ञान प्रकाश नाम है ना आपका? सही ना? सॉरी, संत प्रकाश, जो भी है। अरे उससे मतलब नहीं है, बस मुझे नाम याद होता नहीं इसलिए ऐसे बोल दिया। तो आपका जो सवाल था कि सर बंद करेंगे तो खराब नहीं होगा, भाई साहब अगर उसको पूरा बांध दोगे तो खराब होना तो तय है। हमने बस इस कदर उसको ढांकना है कि दूसरा परागकण उस पर आ ना जाए, बस इतना ही करना है आपको।
ठीक है। दूसरा कि अगर वैसा भी रहता है तो सर प्लास्टिक बांधने के बाद थोड़ा थोड़ा एयर के लिए छोड़ देते हैं हम लोग। जैसे शादी विवाह में आजकल देखोगे कि गमला में फल वगैरह सजा के लेके जाते हैं, प्लास्टिक से पूरा पैक कर देते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा उसमें छेद किया जाता है प्लास्टिक में। बस थोड़ा सा ऑक्सीजन काफी है, थोड़ा सा एयर जाने के लिए लोकेशन चाहिए, और क्या चाहिए, खराब थोड़ी होगा। ठीक है। दूसरा चीज, आप कितना भी कुछ भी बांध लो बढ़िया से, क्या वो पूरा पैक हो जाएगा? क्या हो ही नहीं सकता है, तो टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है। और किसी का कोई सवाल? सवाल नहीं है? कोई कंफ्यूजन लग रहा है किसी टॉपिक में तो बताइए। नहीं, चलते हैं। सर कोई भी तरीका हो, चाहे वो नॉर्मल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से संकरीकरण हो गया, तो प्राकृतिक तरीके से होगा तो क्या होगा सर? स्वपरागण या तो परपरागण। उसके बाद कृत्रिम भी हो सकता है। कृत्रिम क्यों करना है हमें पता है सर, अच्छे लक्षण लाने हैं, या तो उसके अंदर जो कमी है उसको दूर करना है, उसके लिए हम कृत्रिम संकरीकरण करेंगे। कृत्रिम संकरीकरण एक प्रकार का परपरागण है, बशर्ते ये परपरागण मनुष्यों के योगदान से होता है। खत्म। चलो, कुल मिला जुला करके हमने क्या कर दिया सर? स्त्री के स्तर पर पहुंचा दिया किसको? परागकण को। चाहे वो स्वपरागण से गया हो, परपरागण से गया हो, या कृत्रिम से गया हो, कैसे भी गया हो। अब यहां के बाद की कहानी क्या है वो जानना है हमें। ठीक है। यहां तक पहुंचने के लिए सोचो 2 दिन से क्लास चल रहा है ना? परागकण बनाए हुए, मादा युग्मकोद बनाए हुए भेद 2 दिन हो गया ना? ठीक है। उसके बाद कल और आज की क्लासेस कहाँ चली गई? इसी पे चली गई। कहानी बीच में काफी ज्यादा लंबी थी। अच्छा, मैंने बोला था बोर्ड का पेपर देखने के लिए, देखा था क्या आप लोगों ने? नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, हम अरेंज करा देंगे आप लोग को। उसमें ना अभी हमने बस केवल ऐसे नॉर्मल एक झटके में देखा था, तो एक क्वेश्चन अभी भी मेरे माइंड में है, उसमें आया हुआ था स्वपरागण के लाभ। समझे? स्वपरागण के लाभ नहीं लिख पाओगे? 2 नंबर के लिए आया था, 2 को बिंदु खाली लिखना था। पता है, अगर वो पेपर हम आपको देंगे ना, उस पेपर में से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अगर आपको दे दिया जाए तो कुल मिला जुला करके आप कैसा हूं इतने ही पढ़ने में 30 नंबर टच कर दीजिएगा। सोचो, वो पेपर सेकेंड ईयर का है, आपने जितना पढ़ा है, थोड़ा बहुत फर्स्ट ईयर में, थोड़ा बहुत सेकेंड ईयर में, इतने पे ही आपकी क्षमता है कि आप 30 क्वेश्चन टच कर सकते हो। सोचो 70 में से 30 टच कर देना मामूली चीज नहीं है। तब तो ढंग से पढ़िए, काफी ज्यादा बेहतर होंगे आप। ठीक है। चलो, यहां तक की बात समझ में आ गई कि सर यहां तक आने के बहुत सारे तौर तरीके हैं। अब यहां जब आ गया, अब इसके बाद क्या होगा? तो सर इसके बाद की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं हम लोग पराग स्त्री संकर्षण। इंग्लिश में कहते हैं इसको पॉलिन पिस्टिल इंटरैक्शन। देखो, हिंदी में तो नहीं समझ में आएगा सर पराग स्त्री संकर्षण का मतलब क्या है। सुनना, पॉलिन पिस्टिल इंटरैक्शन। इंटरैक्शन का मतलब होता है कि जब 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं ना, उसको कहते हैं इंटरैक्शन होना। ठीक है। अब यहाँ पे 2 लोग कौन सर? पहला परागकण, दूसरा ये स्त्री के सर, इनके बीच कुछ होने वाला है जांच पड़ताल। ठीक है। ये स्त्री के सर जो इसके ऊपर कौन आया है? परागकण, इसकी करने वाला है जांच पड़ताल। जब तक ये जांच पड़ताल चलेगा, उस पूरी प्रक्रिया को नाम देते हैं पराग स्त्री संकर्षण। पराग मीन्स परागकण, स्त्री मीन्स स्त्री केसर, संकर्षण मीन उनके बीच में जो जांच पड़ताल चल रहा है उसको मिला करके बोलते हैं पराग स्त्री संकर्षण। टॉपिक का मतलब समझ में आया? ठीक है। ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ी? तो सिंपली समझना सर, ये जो स्त्री केसर है ये गेंदे के फूल का है। ठीक है। और इस पर जो परागकण आया है वो आया है गुड़हल का। अब देखो, गुड़हल या अड़हुल जो भी समझो आप। ठीक है, गुड़हल का। अब सोचो कि अगर ये स्त्री केसर जांच पड़ताल नहीं करेगा, अगर आगे का प्रक्रिया शुरू हो गया, तब तो इसकी जाति बिरादरी बदल जाएगी। ठीक है। हालांकि ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो सर्वप्रथम स्त्री केसर उसके ऊपर आए हुए परागकणों की जांच करता है, और जांच करेगा तो किसकी जांच करता है? तो याद रखिएगा, जातीयता की जांच करता है। जातीयता। ठीक है। जांच किसकी की जाती है? जातीयता की, कि वो मेरे ही जाति प्रजाति का है या नहीं है। अगर जातीयता सेम है
तब उसके बाद आगे की कहानी शुरू हो जाएगी। तो सिंपल सा एक लाइन लिख के खत्म कर दीजिएगा कि पराग स्त्री संकर्षण का मतलब क्या होता है कि स्त्री केसर के वर्तिकाग्र वाले हिस्से पर आए हुए पराग कणों की स्त्री केसर के द्वारा जातीयता की जांच पड़ताल करना ही क्या कहलाएगा, पराग स्त्री संकर्षण। क्लियर? चलो अब कह देते हैं कि सर ये तो जातीयता सेम हो गई, ये भी क्या है, गेंदे का है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जातीयता मैच कर गई, संकर्षण का काम खत्म हो गया। अब आगे क्या होगा भाई, यह तक की कहानी थी। ठीक है, अब कोई पूछा नहीं इस बात को कि सर जातीयता आखिर कैसे जान जाता है, वो आखिर स्त्री के सर जान कैसे जाता है कि ये मेरे ही जाति का परागकण है। अंदर से पोषण ठीक है भेजेगा कब, जब जातीयता की पहचान हो जाएगी। आखिर ये पहचाना कैसे कि ये मेरे ही जाति का है? हाँ बिल्कुल लॉजिक है। कितने लोग लॉक एंड की थियरी समझते हो? लॉक एंड की थियरी, ताला चाबी। सर जिसका चाबी होता है उसी ताले में फिट होता है। ठीक है, आपको याद होगा कि जब परागकण पढ़ाया था तो उस समय एक बात बताई थी कि सर परागकण का ये अंतःचोल, अंतःचोल के बाहर क्या होता है, बाह्य चोल। आप कहोगे सर यहाँ पे तो 3-3 को ऐसे खाली जगह दे दिए। कोई बात नहीं है, जनन छिद्र की संख्या एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। जो खुला वाला बाहर रहेगा भाग उसको क्या बोलते हैं, जनन छिद्र बोलते हैं ना। ये लीजिए परागकण हो गए। उस समय हमने एक जनन छिद्र दिखाया था, यहाँ पे 1 2 3 4 दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि सर बाह्य जो चोल होता है वो जगह जगह पे छोटा छोटा सा रहता है, वो पूरी तरीके से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। जहां पे नहीं जुड़ा हुआ उस खाली स्थान को बोलते हैं जनन छिद्र। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आपको एक चीज और बताया था कि बाह्य चोल में कौन होता है, स्पोरोपोलेनिन। और स्पोरोपोलेनिन के जमाव के कारण अलग अलग आकृति के क्या बनते हैं, पराग कण बनते हैं। बताया था ना कि इस तरीके से कांटेदार संरचना बनती है। ये तो कहता भुनभुना रहा है। तू लोगों को नहीं बताए थे, परागकण नहीं पढ़ाए थे, तो पढ़ाए थे तो जनन छिद्र नहीं बताए थे। हाँ तो किसी को नहीं बताए थे, हम आज बता रहे हैं ये बात। समय के अनुसार हर चीज बताया जाता है बाबू। उसी समय अगर सवाल बताते ही वाला तो कहता कि काहेला इतना संरचना हो गया, का हो गया, आज जान लो, हो गया। ठीक है, मिल गया ऐसा। अब आगे सुनो, कैसे ये अपनी जाति को पहचानता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा शायद। ठीक है, अब मान लो कि सर ये गेंदे का फूल का क्या है, परागकण है, और ये भी गेंदे के फूल का क्या है, इस तरीके से है। ठीक है, अलग अलग परागकण की अलग अलग संरचना होती है बाहर से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्पोरोपोलेनिन का जमाव क्या होता है, अलग अलग प्रकार से होता है। अब इसमें अगर कांटेदार संरचना है तो इसके स्त्री केसर में इस कांटे के फिट बैठने के लिए जुगाड़ होगा, या ऐसी संरचना होगी जिसको बोलते हैं क्या, लॉक एंड की थियरी बोलते हैं। यानी लॉक एंड की, ताला चाबी के सिद्धांत पर परागकण, स्त्री केसर, इन दोनों के बीच में वार्तालाप होता है, बातचीत होता है, जातीयता की पहचान होती है। अब जब ये परागकण आएगा, उठ जाएगा तब ना, यहां से उठ जाइयो। ठीक है, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, फिट बैठ जाएगा। अब फिट बैठ गया तो पहचान लेगा ना, इस तरीके से पहचान की जाती है। क्लियर हुआ?
चलो, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? तो पराग स्त्री संकर्षण में एक लाइन और जोड़ दीजिएगा कि पराग कणों की बाह्य संरचना बनावट क्या होती है, अलग अलग होती है, और उस बनावट के हिसाब से स्त्री केसर का जो वर्तिकाग्र होता है उसकी आकृति भी उसी पराग कण के बनावट के हिसाब से होती है, जिस कारण से पराग कण आकर के स्त्री केसर पर आसानी से फिट बैठ जाते हैं। और जैसा ही ऐसा हो जाता है तो पराग स्त्री संकर्षण क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। यहां तक की कहानी किसी को दिक्कत नहीं ना? अब इसके आगे की कहानी में चले। चलो भाई, अभी सब कुछ फिटफाट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की कहानी देखो क्या होता है। परागकण आ गया है, जांच पड़ताल हो चुकी है, जातीयता क्लियर हो चुकी है, ठीक। ये सफेद वाले को समझ लीजिएगा कि क्या है, वो अंतः चोल है, और इसको मान लेते हैं ये बाह्य चोल है। चलो, ये अंतः चोल अब क्लियर हो जाएगा। के बतिया रहा है जी इतना तेज? अभी सबका बुद्धि बुलाएगा, हबड़ाओ मत। प्रतिभा नहीं आई है जी? अच्छा, इसके अंदर की संरचना अभी नहीं बना रहे हैं ना, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। ये फिट बैठ चुका है यहां पे। ठीक है, ऊपर जो बाहर बाहर पर्पल वाला जो दिख रहा है कौन है? वो बाह्य चोल है। अंदर पीला वाला कौन है? अंतः चोल है। क्लियर है सभी लोग? आप खड़े होइएगा। अंतः चोल किस किस चीजों से बना होता है, फटाफट बताइए। कोई नहीं बताएगा, मुंह बंद रखो, बताओ। अंतः चोल, अंतः चोल किससे बना है? सर नहीं याद है, ऐसा कहने से कैसे होगा? हाँ भाई खड़ा जा। हाँ तू नहीं, तुम्हारे पीछे। अंतः चोल किससे बना हुआ है? चलिए, अंतः चोल बना है बाबू सेलुलोज और टेक्टिन का। ठीक है, बाह्य चोल में स्पोरोपोलिनिन होता है, लिपिड्स होते हैं, जिसको पराग किट बोलते हैं। अब आगे सुनना कि होता क्या है। अब सर ये स्त्री के सर पहचान कर चुका है इसकी, ये जांच पड़ताल कर चुका है कि ये जो आया है परागकण ये हमारे ही जाति का है, सब कुछ ठीक है। अब क्या होगा कि सर अब नीचे से भेजेगा पोषण। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ जब पराग स्त्री संकर्षण हुआ होगा उस समय आपको परागकण की स्थिति हमने बता रखी है कि परागकण या तो 2 कोशिकीय अवस्था में निकला होगा या तो 3। अगर 2 कोशिकीय में भी निकला होगा तो स्त्री केसर और पराग का जब संकर्षण होगा उसी समय क्या हो जाएगा? 3 कोशिकीय अवस्था में, और 3 में निकला होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कुल मिला जुला करके कुछ ऐसा हो गया होगा कि सर इसके अंदर ऐसे 2 नर युग्मक बने होंगे और 1 कायिक केंद्र बना होगा। हुआ होगा ऐसा? चलो, अब होता क्या है यहाँ पे कि जैसे ही ये स्त्री केसर क्या भेजेगा? पोषण भेजेगा नीचे से। अब ये पोषण देखो तो किसके संपर्क में जा रहा है? जनन छिद्र के संपर्क में जा रहा है। ठीक है, जनन छिद्र से कौन संपर्क में आ जाएगा? अंतः चोल। अंतः चोल किसका बना हुआ है? सेलुलोज और टेक्टिन का। अब होता क्या है समझना आगे की बात। सर यहां से पोषण जा रहा है, ये स्त्री केसर
पोषण भेजेगा। अब पोषण में दाल भात चावल भेजेगा इसको? नहीं, क्या भेजेगा? मुख्य रूप से पानी भेजेगा। और इस पानी के अंदर क्या होगा? पोषण होगा। जैसे खनिज तत्व वगैरह, पौधे को क्या चाहिए? खनिज ही तो चाहिए। और पौधे में खनिज कैसे जाता है, ये पिछले चैप्टर में आपको पढ़ा चुके हैं, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा है। पौधे में परिवहन याद है सर? खनिज वगैरह जो परिवहन जाता है पौधे में, वो कैसे जाता है? जल के माध्यम से जाता है। ठीक है। अब क्या होगा कि धीरे धीरे ये जल, अच्छा जल आपको ये भी बता रखा है ना कि जल जो है आसानी से कोशिका भित्ति के अंदर जा सकता है, अंदर बाहर कर सकता है ना। चलो सर, जल आसानी से जाएगा। अच्छा, परिवहन होने का दो माध्यम है, जल्दी बताइए। एक बिना ऊर्जा के, एक ऊर्जा के साथ। सीमोप्लास्ट और एपोप्लास्ट। बिल्कुल, सीमोप्लास्ट और सीमो नहीं होता, सिम्प्लास्ट होता। ठीक है, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट। चलो किसी भी तरीके से क्या हो गया कि सर यहां से जो पानी जा रहा है वो पानी जाके अंदर भरने लगेगा पूरा। कौन सी कोशिका में जाके भर रहा है बताओ तो? कायिक कोशिका में भर रहा है। ठीक है सर, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। एक भरने के बाद क्या स्फीति दाब लगेगा क्या? ठीक है, स्फीति दाब का मतलब क्या होता है? जो नहीं पढ़े छोड़ दीजिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, बस इतना दिमाग में रखिएगा कि सर ये पॉकेट है, इसमें कुछ भर रहा है, तो क्या ये पॉकेट फूलेगा कि नहीं फूलेगा? फूलेगा ना। क्यों फूल रहा है? क्योंकि सर अंदर जो भर रहा है ना, वो दीवालों पर दाब लगा रहा है। बस समझे? अंदर जो भर रहा है, कौन भर रहा है? पानी। वो पानी क्या करेगा? दीवार पर दाब लगाएगा। ठीक है, तो पानी के द्वारा बाह्य सतह पर कोशिका भित्ति पर लगाया गया दाब, उसी को क्या बोलते हैं? स्फीति दाब कहते हैं। वो दाब लगा रहा है, दाब लगा रहा है। ठीक है, देखो क्या हो रहा है दाब लगाने से। सर पूरा पानी अंदर भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यहां पर दाब लग रहा है। अब दाब लगने से देखो क्या हुआ कि सर जैसे जैसे दाब अंदर से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, धीरे से ऐसे इसकी कोशिका भित्ति नीचे की तरफ आने लगी। क्योंकि सर जहां जगह रहेगा वहीं से जाएगा ना। ठीक है, ये वृद्धि कर गया। वृद्धि कैसे किया? सर इस तरीके सर ने पोषण भेजा, पोषण के रूप में पानी भेजा। उस पानी में क्या था? खनिज था, उसका इस्तेमाल किया। पानी भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, उसकी कोशिका भित्ति पे दाब लगाता जा रहा है। दाब लगाएगा, जिधर से खाली रास्ता होगा उधर क्या हो जाएगा? वो वृद्धि कर जाएगा। चलिए, ये अब अंदर की तरफ वृद्धि कर रहा है ऐसे। सर जो ये एक नलिका बन रही है ना, इस नलिका को नाम देंगे हम पराग नलिका। इंग्लिश में कहते हैं इसको पॉलिन ट्यूब। समझे? कौन है ये? पराग नलिका। अब ये पराग नलिका जो बन रही है, उसी में से धीरे धीरे करके ये सभी लोग सबसे आगे आगे कौन आएगा अगुवाई करने के लिए? कायिक कोशिका का कायिक केंद्रक। ये हो गया कायिक केंद्रक। कायिक केंद्रक सबसे पहले प्रवेश करेगा किसमें? पराग नलिका में, और अपने पीछे पीछे लेके जाएगा किसको? जनन केंद्रक को। मान लीजिए सर 1 2, ये दोनों के दोनों जनन केंद्रक हैं। जनन केंद्रक, या तो यही जनन केंद्रक को हम क्या कह रहे हैं? नर युग्मक। बात समझ में आ रहा है? देखो इस तरीके से कहीं ना कहीं अब पराग नलिका बनती जाएगी। पराग नलिका बनते 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 नीचे आएगी। ठीक है, सबसे आगे आगे कौन आ रहा है? कायिक कोशिका का कायिक केंद्रक। ठीक है, और उसके पीछे पीछे जनन केंद्रक आते जा रहे हैं, यानी कि 2 नर युग्मक आ रहे हैं। ठीक है, अब अंदर कहां तक जा रहे हैं भाई? किसके लिए जा रहे हैं? वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि सर बीजांड में कौन बैठा हुआ है? ऐसे पराग नलिका ऐसे बनती जाएगी। अब यहाँ के बाद नीचे कौन है? यहाँ पर ऐसे बीजांड है क्या? और बीजांड के अंदर कौन है? मादा युग्मकोद भिद। उसके पास जा रहा है क्या करने के लिए? निषेचन करने के लिए। कोई दिक्कत? आगे चले ना? चलो, समझ में आ रहा है ना? अपना में नहीं बतियाओ बाबू। देखिए क्या अजीब बरारी ऐसा मुंह फाड़ रहा है। चलो इधर देखो, इधर ध्यान इधर रखो।
ये बीजांड का क्या अध्यावरण, याद है ना सर, 2 स्तर का होता है, क्या बोलते हैं, अध्यावरण बोलते हैं। ठीक है, अब ऊपर से बनता हुआ आ रहा है कौन, पराग नलिका। अब यहां पे आने के बाद पराग नलिका कंफ्यूज, इधर देखो, पराग नलिका कंफ्यूज, जाए किधर, भाई जाना तो हमको दिख रहा है कि इधर से जाना है, लेकिन जाए किधर, ये पराग नलिका कंफ्यूज है। इसको जाना किस रास्ते से है, कैसे पहुंचेगा ये मादा युग्मकोद्भिद के पास, कौन इसको रास्ता दिखाएगा, इसके लिए बेचारा कंफ्यूज। ठीक है, तो अब क्या होता है कि सर सबसे पहला तो इस नलिका को कौन गाइड करेगा कि कहां से आना है। तो गाइड करने के लिए ध्यान रखिएगा कि मादा युग्मकोद्भिद कुछ रसायन भेजती है। ठीक है, उस रसायन को बेचारा फील करते 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 आगे बढ़ जाएगा। आप कहोगे सर रसायन फील कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। नहीं विश्वास है, एक पौधा लगाना, उस पौधा का जड़ यहाँ होगा ना, ठीक है, 4 बीता दूर 5 बीता दूर उसको पानी देना, यहाँ जड़ में मत देना, यहाँ पानी देना। ठीक है, 1 महीने बाद उस पौधे को उखाड़ के देखना, सारा जड़ इसका इधर मुड़ गया होगा। क्या समझे? तो भाई पौधे ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि रसायन को ये अवशोषित करते हैं। अभी क्या बोला था सर, पोषण भेजेगा ना, तो इधर नीचे से पोषण भी भेजता रहता है, तो जिधर पोषण मिलता रहेगा उधर की तरफ ये नलिका मुड़ती रहेगी। ठीक है, अब अलग अलग पौधे में अलग अलग तरीके से एंट्री होती है। कैसे एंट्री होती है समझना। चलिए अंदर दिखा देते हैं कि ये है भ्रूणकोश। ठीक है, भ्रूणकोश कैसा होता है, 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय होता है। इसमें कौन है, ये मादा युग्मक। ठीक है, छोड़ो बाद में देखेंगे, फिलहाल हमको पहुंचाना है सर पराग नलिका को, क्योंकि पराग नलिका के अंदर कौन है, 3 लोग हैं, कायिक, उसके बाद जनन केंद्र। ठीक है, उसको पहले पहुंचा दें हम लोग किसके पास, मादा युग्मकोद्भिद के पास। यदि ये पराग नलिका सर डायरेक्टली निभाग से प्रवेश कर गई, दिखा सर, निभाग से प्रवेश करेगी, उसके बाद या तो इधर से या इधर से किसी भी रास्ते से होते हुए किसके पास पहुंचेगी, अंड कोशिका के पास। ठीक है, घुसी कहां से है, निभाग से। तो पराग नलिका का निभाग के द्वारा प्रवेश निभागीय प्रवेश कहलाता है। बात समझे कि अगर पराग नलिका निभाग से प्रवेश करेगी तो क्या कहेंगे, निभागीय प्रवेश। देखो पहला कंडीशन क्या कि सर ये निभाग से जा सकती है, तो अगर निभाग से जाएगी तो क्या बोलेंगे, निभागीय प्रवेश। डन। दूसरा तरीका, कि देखो ये निभाग से ना जाकर के क्या हुआ कि सर ऐसे घूमते हुए आ रहा है और ये अध्यावरण को तोड़ते हुए गया, जैसे निभाग को तोड़ते हुए गया था, अध्यावरण में घुस गया, फिर आया यहां पे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, अध्यावरणीय प्रवेश। दूसरा क्या है सर, अध्यावरणीय प्रवेश। 2 रास्ते हो गए। ठीक है, एक तीसरा और सबसे सरल रास्ता कि सर कहीं कुछ नहीं करेगा, इसे आएगा और बीजांड द्वार से घुस जाएगा। ये कौन है, बीजांड द्वार है ना, तो इस वाले को कहते हैं बीजांड द्वारीय प्रवेश। अब अगर आपसे सवाल पूछे कि पराग नलिका मादा युग्मकोद्भिद तक कैसे पहुंचती है, तो सर पराग नलिका को सबसे पहला रास्ता देता है कौन, कहीं का वर्तिका। याद है ये बात आपको बताए थे ना कि वर्तिका अपने अंदर से जाने का रास्ता देती है, तो वर्तिका रास्ता देती है। वर्तिका से होते हुए जब अंडाशय तक पहुंचता है ये पराग नलिका, तो अंडाशय के पास पहुंचने के बाद इसके पास 3 रास्ते होते हैं। अगर ये पराग नलिका निभाग से प्रवेश करती है तो निभागीय प्रवेश, उसके अध्यावरण से, किसके अध्यावरण से, बीजांड के अध्यावरण से प्रवेश करेगी, अध्यावरणीय प्रवेश। अगर बीजांड द्वार से प्रवेश करेगी, बीजांड द्वारीय प्रवेश।
क्लियर? चलो अब यहां तक मैं आज स्थगित करते हैं। कुल मिला जुला करके हमने क्या कर दिया, अरे सुनो, हम जब नहीं भाग रहे तो तू लोग काहे भाग रहा है? देखो यहां पे कौन आ चुका है, ऐसे पराग नलिका आ चुकी है। अब पराग नलिका में कौन कौन है? एक काई के केंद्रक होगा और इसके पीछे 2, ठीक है। बाकी यहाँ की कहानी आपको पता है, एक अंड कोशिका, आजू बाजू में सहायक कोशिका, ऊपर 3 गो प्रतिमुखी कोशिका, बीच में 2 गो केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक, बड़ी कोशिका, केंद्रीय कोशिका, ठीक है। अब अगला जो प्रोसेस है हमारा निषेचन, वो देखते हैं कल, ठीक है।